हेलो बच्चों। तो दूसरे क्लास में आपका स्वागत है। पहले हम लोग डिस्कस कर चुके थे एटम्स एंड मॉलिक्यूल, शुरुआत कर चुके थे पहले क्लास में। अब अगले क्लास में हम लोग क्या कहते हैं, जो लॉज हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो पहला लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास। पहला लॉ है कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? ये कहता है कि अगर कोई भी रिएक्शन हम करा रहे हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो जितना रिएक्टेंट और मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इनका जो मास है वो क्या होगा, बराबर होगा। जैसे मान लीजिए कि आप कोई रिएक्टेंट ले रहे हैं। पहले तो ये जान ले रिएक्टेंट क्या है। रिएक्टेंट माने होता है जो कोई मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्ट लेता है। जैसे कोई सब्सटेंसेस टेकिंग पार्ट इन अ रिएक्शन। तो प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट है रिएक्शन के बाद जो हमें मिलता है, व्हाट वी गेट आफ्टर ए रिएक्शन। जो भी हमें रिएक्शन के बाद मिलता है उसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं, और रिएक्शन से पहले जो मिलता है उसको हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं। अब हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मास पे हम लोग क्या कह रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। तो मान लीजिए कि कोई एक रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट मान लीजिए ए। कोई एक रिएक्टेंट मान लीजिए, कोई भी क्या कहते हैं, कोई भी कंपाउंड हो, कोई भी प्लस, जब ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, बी के साथ, ये भी एक रिएक्टेंट होगा। और ये रिएक्शन जो हो रहा है इसके बाद हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, ए बी प्रोडक्ट। ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं और ये फाइनली हमें प्रोडक्ट मिल रहा है। तो जो मास मीन्स वेट, मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी, दोनों का मास जो रहेगा वो किसके बराबर होगा, ए बी के मास के बराबर, मास ऑफ ए बी। तो कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। चलिए इसको भी लिख देते हैं। ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन द टोटल mass of reactants will be equal to total mass of the product। ये हो गया स्टेटमेंट। अगला स्टेटमेंट ये क्या कहता है कि जब रिएक्शन हो रहा है तो मास ऑफ ए और मास ऑफ बी, ये दोनों मिला के क्या बना रहे हैं, मास ऑफ ए बी को। यानी कि ये बता रहा है कि यहाँ पे कोई मास अलग से क्रिएट नहीं हुआ है। रिएक्शन के पहले जो मास होगा रिएक्शन के बाद में भी वही रहेगा। अगर ये 1 ग्राम का है, ये 1 ग्राम का है, तो यानी कि जो ए बी बनेगा वो 2 ग्राम का होगा। अगर ये 2 ग्राम का है और ये 1 ग्राम का है तो जो ए बी रहेगा वो 3 ग्राम का होगा। ठीक है।
तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख लीजिए, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor destroyed in a chemical reaction। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं। मान लीजिए जो ए लिए थे वो 2 ग्राम का है और जो बी लिए थे रिएक्टेंट में वो 3 ग्राम का है। जब ये दोनों रिएक्ट किए तो फाइनल जो ए बी प्रोडक्ट मिला वो टोटल कितना होगा, 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5 ग्राम का। तो यहाँ पे कोई मास बन नहीं रहा है, दोनों पहले जितना था उतना ही है, ना कि घट रहा है। आप ये नहीं कह सकते 2 और 3 मिला के क्या बन जाएगा, 4। वो रहेगा केवल इनके बराबर ही, ए और बी के बराबर ही। तो ये हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब अगला लॉ पढ़ते हैं। अगला लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं फिर लिखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो तो जो कंपाउंड हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट प्रेजेंट इन डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास रेस्पेक्टिव ऑफ देयर सोर्स। जैसे अगर हम लोग पानी की बात करें, अब पानी कहीं भी मिले, कहीं पे भी, अगर वो पहाड़ पे क्या कहते हैं आपको मिल रहा है, वहाँ भी पानी का जो फार्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, H2O। अगर वो डेज़र्ट में मिल रहा है वहाँ पे भी क्या कहते हैं पानी का जो फार्मूला रहेगा वो भी क्या रहेगा, H2O। और उसमें 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन होंगे, चाहे जहाँ पे हो। तो कोई भी जो केमिकल होता है, कोई भी कंपाउंड है, उसमें जो भी एलिमेंट यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, कोई भी एक कंपाउंड है उसमें जो भी एलिमेंट यूज़ हो रहे हैं वो हमेशा एक प्रोपोर्शन में रहेगा। आप चाहे जहाँ उसको है ना ढूंढ लें। तो लिखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, इन ए केमिकल रिएक्शन compounds always contain the same element present in definite proportion by mass irrespective of their source। जैसे हाँ, एक चीज़ और लिख लीजिए कि ये जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन था ये किसने दिया था, लेवॉइजर ने, बाय लेवॉइजर। हाँ, तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। इसमें जैसे मान लीजिए 18 ग्राम किसका है, वाटर का। तो इसमें जो 2 ग्राम होगा वो किसका होगा, हाइड्रोजन का, और 16 ग्राम किसका होगा, ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। जैसे अगर हम लोग मास देखें हाइड्रोजन का, जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे हाइड्रोजन का मास ऑफ हाइड्रोजन वो आपको दिखेगा 1,
और 1 यूनिट, और मास ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो ये रहेगा आपका 16 यूनिट। अब यहाँ पे आप H2O में देखिए, H2O में क्या है, 2 हाइड्रोजन हैं और 1 ऑक्सीजन है। अगर हम लोग रेशियो में देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1:2। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। एक हाइड्रोजन का मास कितना है, एक हाइड्रोजन का मास 1 है, तो यानी कि कितना होगा, 2 × 2, 2 यूनिट किसका होगा, हाइड्रोजन का। और बाकी बचा जैसे ये टोटल तो 18 ग्राम है। और इसमें देखते हैं तो यहाँ पे 1 × कितना है, 16, तो ये क्या होगा, 16 यूनिट। तो ये चाहे जहाँ दुनिया में चाहे जहाँ मिले आपको यही दिखेगा कि अगर पानी है तो उसमें 2 हाइड्रोजन है और 2 यूनिट उसमें 2 ग्राम या 2 यूनिट क्या है, उसका मास है। और ऑक्सीजन का मास कितना है, 16 यूनिट। यही अगर हम लोग बात कर लें, अगर वहीं अगर हम लोग ले लें कि अगर मान लीजिए H2O अगर 36 ग्राम हम लोग लिए तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन कितना होगा, 4 ग्राम, और बाकी ऑक्सीजन कितना होगा, 32 ग्राम। अगर वहीं हम लोग ले लें वाटर 9 ग्राम, तो इसमें हाइड्रोजन कितना होगा, हाइड्रोजन होगा 1 ग्राम, और बाकी क्या कहते हैं जो ऑक्सीजन क्या होगा, 8 ग्राम। अब नेक्स्ट टॉपिक है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो इसमें डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्यों आया, उसके पीछे एक लॉजिक है कि जो क्या कहते हैं, जो लॉज क्या कहते हैं शुरुआत में, ये सारे जो क्या कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये सब बोलने में तो ठीक था थ्योरी के लिए, लेकिन इसको एक्सप्लेनेशन है ना, इसका एक्सप्लेनेशन देना बहुत ज़्यादा कठिन हो रहा था। तो फिर डाल्टन नाम के एक साइंटिस्ट आए जो कि क्या कहते हैं एक थ्योरी दिए, उसके थ्रू वो क्या कहते हैं इन सारे रिएक्शंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश किए। तो देखते हैं कि क्या है, पहले डाल्टन क्या कह रहे हैं, उनका स्टेटमेंट क्या है वो हम लोग पहले देखते हैं। तो डाल्टन कह रहे हैं कि ऑल मैटर whether an element a compound or a mixture is composed of small particle called atom। इन्होंने क्या कहा कि जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो एक एलिमेंट ही क्यों ना हो या फिर एक कंपाउंड हो, एलिमेंट और कंपाउंड में बेसिकली क्या कहते हैं डिफरेंस ये है कि जो एलिमेंट होता है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ है ना, प्योरेस्ट फॉर्म होता है किसी भी सब्सटेंस का। जैसे मान लीजिए कि आयरन का अगर एलिमेंट लेंगे तो उसमें केवल आयरन के ही एटम्स होंगे, एटम्स तो सबसे छोटा है ना। तो अगर एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट क्या होता है, सबसे प्योर है, उसमें और कोई मिक्सचर नहीं है किसी दूसरे एटम्स का, दूसरे टाइप के एटम्स का।
तो इनका बात ये है कि ऑल मैटर वेदर एन एलिमेंट और ए कंपाउंड और ए मिक्सचर इज कंपोज्ड ऑफ ए स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, यानी कि सभी में क्या प्रेजेंट है, एटम्स प्रेजेंट है। तो पहले तो ये इनका पहला स्टेटमेंट, फिर दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, मतलब दूसरा स्टेटमेंट नहीं, ये किस पर बेस्ड है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो लिखिए बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन। तो ऊपर जो हम लोग पढ़ रहे थे इससे पहले लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ही था। तो यानी कि इससे क्या पता चल रहा है कि ये जो डाल्टन थ्योरी दे रहे हैं ये कहीं ना कहीं से किसी से इंस्पायर्ड है। तो लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन से ही इंस्पायर होके ये थ्योरी दे रहे हैं। और ये आइडिया उनको कहाँ से मिला, तो ही पिक्ड आइडिया फ्रॉम डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर, जो हम लोग शुरुआत में पढ़े थे, जो फिलॉसफी दे रहे थे, चाहे ग्रीक फिलोसफर्स हों चाहे इंडियन फिलोसफर्स हों, वो डिविजिबिलिटी की बात कर रहे थे। तो वहाँ से इन्होंने क्या कहते हैं अपना जो भी है जो थ्योरी है अपना मतलब निष्कर्ष निकाला जो भी है। अब नेक्स्ट हेडिंग है कि इन्होंने अपने जो भी क्या कहते हैं थ्योरी दिया था उसमें 6 पॉस्टुलेट, 6 कथन थे, है ना, 6 वाक्य थे जो बोले थे, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो उनको हम लोग कहते हैं 6 पॉस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन। 6 पॉस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो पहला क्या है, पहला है ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी tiny particles called atom। यानी कि सभी मैटर किससे बने हुए हैं। और ये चीज़ देखिए, ये कौन कौन बोल चुका है कि एटम से बना है। ये ग्रीक्स है ना, जो ग्रीक्स थे, ग्रीक फिलोसफर थे, उन्होंने भी ये बात पहले ही बताया था। और यही जो एटम है ये किसमें, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, रिएक्शन पार्टिसिपेट इन, रुकिए, पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। अगला है कि एटम्स आर indivisible particle which cannot be created or destroyed in a chemical reaction। केमिकल रिएक्शन, ये किसने कहा था, जो कि ना मास बन सकता है ना मास डिस्ट्रॉय हो सकता है, ये बताया था किसने,
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस लॉ में तो यही बात बोली गई थी कि मास ना बन सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है। अगला है एटम ऑफ एन गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर identical in mass and chemical properties। अब ये क्या है, जैसे मान लीजिए ये एक सोडियम का एलिमेंट है, सोडियम एलिमेंट, तो इसमें ढेर सारे क्या कहते हैं सोडियम के क्या होंगे, एटम्स होंगे। इसमें ढेर सारे सोडियम के क्या होंगे, एटम्स। ये क्या है, सोडियम एटम, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल। तो ये जितने भी हैं ये सब क्या हैं, सोडियम के एटम्स ही हैं। और अगर सोडियम के एक एटम का भार जितना होगा, इनका जो क्या कहते हैं, देखिए क्या लिखा है, आइडेंटिकल इन मास, यानी कि इन सभी का मास क्या होगा, मास एटम्स मास आर सेम। और केमिकल प्रॉपर्टी सेम। तो मास भी सेम रहेगा, एक अगर कोई एक एलिमेंट है उसमें उसके जितने भी एटम्स रहेंगे उनके मास क्या होंगे, सेम होंगे। उनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अब चौथे पॉइंट पे आ जाते हैं। चौथा पॉइंट कह रहा है एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास। अब वही है उसी के बाद वाला, अगर सेम एलिमेंट का है तो सेम मास सेम केमिकल प्रॉपर्टी, और अगर डिफरेंट है तो डिफरेंट मास और डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स have different masses and chemical property। अब पांचवा क्या है, ये इसी का वाइस वर्सा है, जो ये तीसरे पॉइंट में जो बोला गया था उसी का अपोजिट क्या है, ये है। Atom combine in ratio of small whole number to form compound। Atoms combine in ratio of small whole numbers to form कंपाउंड। ये किसने कहा था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। यही तो बोला था एटम कंबाइन, जैसे अगर पानी का एग्जांपल ले लिया, फॉर एग्जांपल वाटर
इसमें क्या है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। और वही छठा पोस्टुलेट क्या है, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर constant in a given compound। वही कि एक गिवन कंपाउंड में उनका जो नंबर ऑफ एटम्स रहेगा वो फिक्स्ड रहेगा। अब आते हैं, अब डाल्टन का थ्योरी यहीं पे ख़त्म है। हम लोग फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं डाल्टन की थ्योरी को। इन्होंने कहा कि जो भी मैटर है यूनिवर्स में, वो सभी, चाहे एलिमेंट हो, चाहे कंपाउंड हो, चाहे मिक्सचर हो, मिक्सचर ऑफ कम, है ना, सभी क्या स्मॉल पार्टिकल से बने हुए हैं, उसको हम लोग एटम कहते हैं। इनके जो भी थ्योरीज थे, जो भी लॉज थे, वो किस पे बेस्ड था, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन पे। ये अपना आइडिया कहाँ से उठाइए, डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर पे। जो शुरुआत में जो फिलोसफर्स बोल रहे थे कि अगर किसी भी मैटर को अगर हम लोग डिवाइड करें तो आखिरी चीज़ क्या बचता है, एटम बचता है, जो कि डिवाइड नहीं होता है। तो उसी के हिसाब से ये अपना 6 पोस्टुलेट दिए। पहला पोस्टुलेट कहता है कि सभी मैटर किससे बने हुए हैं, टाइनी पार्टिकल से बने हुए हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। हाँ, तो सभी मैटर किससे बने हुए हैं, टाइनी पार्टिकल से बने हुए हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। और एटम ना बनाए जा सकते हैं, कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ना उनको ख़त्म किए जा सकते हैं। एटम किसी भी एक एलिमेंट का, हम लोग जैसे एग्जांपल में सोडियम एटम का देखे थे, सोडियम एलिमेंट का देखे थे, तो उसमें क्या है, जितने भी क्या कहते हैं एटम्स रहेंगे उनका मास कैसा रहेगा, आइडेंटिकल मीन्स सेम। और अगर आइडेंटिकल एटम्स रहेंगे तो वो जो रिएक्शन, जो केमिकल प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू वो लोग रिएक्शन करते हैं, वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। और अगर वो डिफरेंट एलिमेंट है तो उनका मास भी डिफरेंट रहेगा और केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट ही रहेगा। अगला है एटम कंबाइन इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। एटम्स कंबाइन हो रहे, जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये सब होल नंबर है ना, इसी के हिसाब से ये लोग क्या है, अटैच होके क्या बना ले रहे हैं, कंपाउंड्स बना ले रहे हैं। और वही अगला है, इसी से रिलेटेड 5 से रिलेटेड छठा पॉइंट है ना, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कॉन्स्टेंट। अगर कोई एक कंपाउंड है तो वो चाहे यहाँ पे मिले चाहे कहीं पे भी मिले, उसमें 2 हाइड्रोजन, जैसे पानी का एग्जांपल ले लें, उसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही पाया जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं। अब अगला हेडिंग है एटम्स। एटम्स के बारे में पढ़ते हैं। एटम्स क्या है, जैसे कि अगर हम लोग एटम को कहें तो जैसे अगर कोई एक बड़ा सा बिल्डिंग है, अगर एक बड़ा सा बिल्डिंग है कोई, तो वो किन किन चीज़ों से बना होगा। पहले तो ये बना होगा दीवालों से। किससे बना है, दीवालों से बना है। और ये दीवारें किससे बनी हुई हैं, ईंटों से, यानी कि ये जो ब्रिक है। और ये वॉल है और ये बिल्डिंग है। ठीक, तो ऐसे ही इस यूनिवर्स में जो भी मैटर है वो किससे बना हुआ है, एटम से बना हुआ है। जो भी चीज़ है इस यूनिवर्स में वो किससे बना हुआ है, एटम से बना हुआ है। तो यहाँ से पहला पॉइंट हम लोग का निकल के आता है क्या, पहला पॉइंट निकल के आता है, पहला पॉइंट क्या है, एटम्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर। कोई भी मैटर हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी पदार्थ हो, उसका क्या है, एटम से ही बना होता है।
अब दूसरा क्या है, यही एटम है वो किस में, एटम्स टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। तो जैसे हम लोग देखें, मान लीजिए कि कोई भी एक रिएक्शन हो रहा है सिंपल सा, NaOH प्लस HCl, ये क्या है, बेस है। 8th में आप लोग पढ़ चुके हैं, ये बेस होता है, ये होता है एसिड। एसिड और बेस के रिएक्शन से हमें क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है और वाटर मिलता है। तो सॉल्ट प्लस वाटर, तो यहाँ पे क्या बनेगा, Na और Cl दोनों अटैच हो जाएंगे, ठीक है। ये तो सॉल्ट हो गया NaCl और पानी, ठीक है। तो ये जो भी रिएक्शन हो रहा है ये कहाँ हो रहा है, एटॉमिक लेवल पे हो रहा है, एटॉमिक लेवल पे, ना कि ऐसे क्या कहते हैं NaOH और HCl दोनों भिड़ गए, इनके छोटे छोटे जो एटम्स होंगे वो रिएक्शन कर रहे होंगे, ना कि NaOH सीधे। अगला पॉइंट क्या है कि एटम्स आर वेरी स्मॉल और इनको कांट सीन इवन थ्रू वेरी पावरफुल माइक्रोस्कोप, बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी हम लोग इनको नहीं देख पाते, उसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। अब अगला है कि इनका साइज़ क्या होता होगा। तो एक मान लीजिए ये एक एटम है, तो इसका जो रेडियस माना गया है, रेडियस R, वो माना गया है 10⁻⁻⁹ मीटर। और इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, 10⁻⁹ को ही हम लोग क्या कह देते हैं, 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर। एक तो ये हो गया, या तो इसी को हम लोग तो उल्टा बोल दें कि 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ नैनोमीटर, nm। ये भी सही है। बड़ा यूनिट तो तुम्हारा मीटर है ना, छोटा यूनिट क्या है, नैनोमीटर। इतने छोटे होते हैं। अब कुछ साइंटिस्ट ये बताते हैं कि अगर हम लोग एक पेपर का शीट भी ले लें, कोई एक पेपर का पतला सा शीट ले लें, तो उसमें अगर क्या कहते हैं, मिलियंस ऑफ छोटे छोटे, मान लीजिए ये पेपर का एक शीट है, अगर उसमें मिलियंस ऑफ छोटे छोटे एटम्स को अगर हम लोग क्या कहते हैं ऐसे करके कंपाइल कर दें, तब भी क्या होता है, एक पेपर शीट के बराबर वो एटम्स नहीं आएंगे। ये मान लीजिए मिलियन एटम्स हैं, तब भी ये क्या है, एक पेपर शीट से क्या होंगे, कम ही होंगे। अब जब क्या कहते हैं एटम्स के साइज़ के बारे में हम लोग बात कर ही लिए हैं, तो कुछ और भी चीज़ें हैं, हम लोग कंपैरिजन के लिए देख लेते हैं कि कौन किस साइज़ का होता होगा, मतलब किसका रेडियस कैसा रहता है, कितना रहता होगा। तो अगर हम लोग देखें हाइड्रोजन एटम को, एटम ऑफ हाइड्रोजन, उसका रेडियस कितना है, उसका रेडियस है 10⁻⁻10 मीटर। उसके बाद अब मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ये क्या होगा, 10⁻⁹ मीटर। अगला हमारा जो मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन है, RBC के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, मॉलिक्यूल ऑफ HB लिख देते हैं, हीमोग्लोबिन, वो कितना होता है, 10⁻⁸ मीटर। अब अगला है ग्रेन ऑफ
ऑफ सैंड, अगर कोई बालू का एक क्या कहते हैं पार्टिकल लिए, वो कितना रहता है 10⁻⁻⁴ मीटर। अगला एक चींटी जो बहुत छोटी होती है, कई बार तो हमें अपनी आँखों से भी नहीं दिखती है, तो 10⁻⁻² मीटर होता है। और एक वाटरमेलन वाटरमेलन जो है उसका साइज होता है 10⁻⁻⁴ मीटर। एप्पल का भी साइज ऐसे ही कुछ 10⁻⁻⁴ में ही रहता है। अब डाल्टन जो है वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो एलिमेंट्स हैं, जो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स हमारे नेचर में मौजूद है, उनको एक सिंबल के रूप से दर्शाने की कोशिश की थी। तो हम लोग देख लेते हैं, अगला हेडिंग है मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एलिमेंट। अब इसमें देखिए कि ये किसने दिया था, सबसे पहले बाय डाल्टन। अगले साइंटिस्ट आए जो कि बोले कि क्या कहते हैं, जो सिंबल्स हैं जिससे हम लोग किसी एलिमेंट को दर्शाते हैं, वो लेटर्स के रूप में रखना ज़्यादा सही रहेगा। तो वो पहले तो इनके बारे में डाल्टन वाला देख लेते हैं कि जो कि केवल सिंबल यूज़ किए थे। जैसे कि इन्होंने हाइड्रोजन के लिए कौन सा सिंबल यूज़ किया था, हाइड्रोजन के लिए सिंबल यूज़ किया था एक सर्कल और बीच में एक बिंदी। अगला कार्बन के लिए पूरा ही क्या था, एक सर्कल था, उसमें कुछ नहीं बना था, लेकिन थोड़ा सा उसमें कलर ग्रेडियंट डिफरेंट था, पूरा फिलअप। अगला है ऑक्सीजन के लिए पूरा ही सादा, बीच में ये हो गया। फिर फास्फोरस के लिए जैसे मर्सिडीज़ का जो सिंबल होता है वैसे ये वाला सिंबल यूज़ किया था। फिर सल्फर के लिए प्लस का साइन। अगला है आयरन के लिए आई। फिर कॉपर के लिए इसके अंदर सी। फिर लेड के लिए एल। सिल्वर के लिए एस। गोल्ड के लिए ये गोल्ड का सिंबल है। अगला है प्लैटिनम के लिए पी। और मर्क्यूरी के लिए यही सिंबल था, लेकिन
इसके बीच में कुछ लिखा नहीं था। ये सिंबल किसने यूज किया था? डाल्टन ने। फिर अगला हेडिंग है सिंबल्स गिवन बाय बर्जिलस। बर्जिलस ने जो क्या कहते हैं सिंबल्स के बारे में बोला था, उन्होंने कहा था कि जो एलिमेंट का जो सिंबल होना चाहिए, वो जो सिंबल है उसमें या तो क्या होना चाहिए, 1 लेटर होना चाहिए या तो 2 लेटर होना चाहिए। और लेटर ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट के पहले या पहला लेटर या बाद वाले 2 लेटर्स उन पे होने चाहिए नेमिंग। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग देखते हैं, जैसे 1 लेटर वाले, ऑक्सीजन का क्या है सिंबल? ऑक्सीजन का O, हाइड्रोजन का H। ऐसे ही 2 लेटर वाले, वालों में जैसे एल्यूमिनियम, इसका सिंबल क्या है? Al। अगला है आर्गन का, तो इसका Ar। एक और एग्जांपल और बेरियम का, बेरियम का है Ba। यहाँ पे आप और भी एग्जांपल लिख सकते हैं, आयोडीन, आयोडीन का I। फिर नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का N। ये सब क्या है? सिंगल, ये सब सिंबल्स हैं जो कि सिंगल लेटर से बने हैं, और ये सब क्या है? डबल लेटर से बने हैं। अब इसमें थोड़ा सा और जान लेते हैं एक चीज़, थोड़ा सा और जान लेते हैं कि जो नेमिंग है, विच ऑर्गेनाइजेशन, आपसे पूछा जाए कि विच ऑर्गेनाइजेशन गिव नेम्स ऑफ एलिमेंट्स, जो कि नेमिंग दे, सिंबल दे और यूनिट। ये 3 चीज़ करने वाला कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है कि वो एलिमेंट का नेम भी दे, सिंबल दे और यूनिट दे? ये है, इसका नेम है, आंसर रहेगा IUPAC। इसको हम लोग क्या कहेंगे? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इन्होंने क्या कहा? IUPAC, अकॉर्डिंग टू IUPAC, कि जो सिंबल होगा, सिंबल्स जो होंगे एलिमेंट के, वो या तो 1 लेटर के होंगे या तो 2 लेटर के होंगे। वो तो हो चुका है। पहला लेटर जो रहेगा, फर्स्ट लेटर वो क्या रहेगा? कैपिटल में
और जो सेकंड लेटर वो क्या रहेगा, स्मॉल में। तो जैसे एग्जाम्पल में अगर देख लें तो कोबाल्ट का क्या है, कैपिटल C और स्मॉल o, ये क्या है, कोबाल्ट का सिंबल है। अब कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जो कि जिनका जो सिंबल है वो उनके एलिमेंट के नाम के अकॉर्डिंग नहीं है। जैसे some other symbols of elements। इसमें हम लोग लेंगे जैसे कि आयरन का जो सिंबल है वो क्या है, Fe। जैसे कि आयरन हो गया, तो आयरन का जो नाम आया है वो कहाँ से आया है, फेरम से। Fe जो आया है, इसका जो सिंबल है वो आया है, असली नाम उसके फेरम से। पहले इसका नाम फेरम ही था, तो फेरम एक ग्रीक नेम था, इसीलिए उसको क्या बोल दिया गया, Fe। हम लोग आयरन बोलते हैं उसको, क्योंकि आयरन ज़्यादा जो था वो ज़्यादा क्योंकि आयरन जो है वो ज़्यादा पॉपुलर नेम है। ऐसे ही अगर हम लोग देखें गोल्ड को हम लोग किसे, Au से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका जो असली नेम है वो क्या है, औरम। ऐसे ही सिल्वर उसको हम लोग क्या कहते हैं, Ag, यानी कि अर्जेंटम। अगला है सोडियम। जैसे सोडियम का होना चाहिए SO या SD, कुछ भी होना चाहिए, तो लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, Na। इसका नेम आया है नाइट्रियम से। और इम्पोर्टेंट क्या रहेगा, कॉपर का Cu है, जबकि इसमें कोई भी U नहीं है। इसका नेम असली है क्यूप्रम। अगला है मर्क्यूरी का हम लोग क्या कहते हैं, Hg। ये आया है किससे, हाइड्रेंजियम। अगला है पोटेशियम को हम लोग K कहते हैं, इसका नेम आया है केलियम से। अगला है टंगस्टन, इसको हम लोग W कहते हैं, ये आया है वोल्फ्रैम से। तो ये थोड़े इम्पोर्टेंट चीज़, इसको याद कर लीजिएगा। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। आज जो पढ़ाए हैं उसको रिवाइज़ कीजिएगा, जो भी डाउट है उसको कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू। और नेक्स्ट टॉपिक एटॉमिक मास रहेगा, इसके आगे का टॉपिक वो 3rd लेक्चर में कवर कर देंगे उसको। थैंक यू।